क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हम लोग, कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही म्यूजियम में और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 6th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल कोर्सेस, BA, MBA, BA, LLB वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में बच्चे तो लोकल अपने आ जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी कंट्री से अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से गाइडलाइन ले सकता है अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग जो यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, जैसे AMU जामिया से एडमिशन के लिए, फॉर्म के लिए लास्ट डेट वगैरह वगैरह, तो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह वगैरह से, जो कंपटीशन की तैयारी के लिए सब बहुत हेल्पफुल है। तो आप उन कंटेंट को भी अभी अवेल कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम, और अब तक हम लोग इक्विलिब्रियम को समझा था। अब हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक जो दे रखा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, मैं लिखता हूं इसको। लॉ ऑफ मास एक्शन। बताते हैं कि 1864 में दो नॉर्वे केमिस्ट है, वाल एंड गुलबर्ग। ठीक है, वॉग एंड गुलबर्ग। इन्होंने जो हमारा इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ाए थे, बता रहे थे इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है मास पे किस तरह डिपेंड करता है, उसको एक्सप्लेन किया है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया, कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन बताया, द अमाउंट ऑफ reactants, convert into products in unit time, चाहे हम लोग टाइम सेकंड में ले, मिनट में ले, इन यूनिट टाइम, और इन 1 second is called rate of reaction। ठीक है ना, एक यूनिट टाइम में, जैसे 1 सेकंड में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बताया क्या है, इन्होंने बताया गुलबर्ग एंड वॉग ने, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उससे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स होगा उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और अगर कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन और अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को, वो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन को।
लॉ ऑफ मास एक्शन क्या दे रखा है? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactants, concentration of reactants at a given moment of time, at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature, at a particular moment of time, at a particular moment of time. ठीक है ना? कितनी बात सुनी? यानी किसी मोमेंट पे कितना कंसंट्रेशन है और क्या टेम्परेचर चल रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, उसके रिस्पेक्ट में डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कोई चीज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जल्दी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बहुत जल्दी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो हल्के हल्के चलेगा। ठीक है, तो ये लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है ना, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मैंने क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होते रहता है। अभी जितना कंसंट्रेशन है, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन हो के प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगले मोमेंट में जाएंगे तो अगले मोमेंट में और कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता स्लो होता जाएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है हर टाइम के बाद थोड़े टाइम के बाद बदलता रहता है, स्लो होते जाता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन लेते हैं तो उसको बताया कि एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसका एक रिलेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये हम बता रहे हैं। सपोज करते कि ये एक रिएक्शन हो रहा है, ए और बी रिएक्ट कर रहा है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और सी एंड डी ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ए एंड बी रिएक्ट कर रहा है, सी एंड डी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। तो जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स है, और ये हमारा प्रोडक्ट्स है। ठीक, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर हम रिएक्टेंट के साइड से दिखाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही लेते हैं, रेट ऑफ forward reaction is directly proportional to concentration of A into concentration of B। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हो गया, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हो गया। क्या बताया कि जो रिएक्टेंट है रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कितना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लेते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनता है तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, is directly proportional to the product of concentration, to the product of concentration of the reactants। ठीक है ना, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करेंगे,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या दे रखा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 है और कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 है, यानी यूनिट कंसंट्रेशन लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बराबर होगा। के रिएक्टिंग कांस्टेंट कहलाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। के को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी किस वेलोसिटी से इसका वैल्यू आगे जा रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहलाता है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, ये वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। किस वेलोसिटी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, कितनी बात समझ में आई। तो ये दे रखा हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो हम बता रहे बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन, जितना मास होगा उसी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन चलेगा। यानी अगर ज़्यादा मास होगा, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, कम होगा तो कम स्लो हो जाएगा। अब क्या होता है बेसिकली, हम लोग इक्विलिब्रियम जब हम लोग देखने जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इनिशियली कंडीशन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो तो मैक्सिमम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 होता है। तो इनिशियल कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से होगा। ठीक, यहाँ पे जैसे ये आगे जाता है, ए टू बी जाता है, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, ये फॉरवर्ड, और ये नीचे बैकवर्ड कहलाता है। ये वापस जब लौटता है तो इसको बैकवर्ड कहते हैं। कितनी बात सुनिए। तो क्या बताया कि इनिशियली जब रिएक्शन शुरू होता है तो उस वक्त जो रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होता है, 0 के बराबर होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन जब फास्ट होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होगा। तो दोनों ही, यानी कंसंट्रेशन कम हो रहा है, फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होते जा रहा है। लेकिन इसी बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट पहले कम था, 0 था, अब प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। जब ये बढ़ता जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन फिर उसका बढ़ता जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसका बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाएगा, अब बैकवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। जैसे टाइम हो तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक, लेकिन एक ऊपर से जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे ये हाथ देखिए, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में था, ये बैकवर्ड रिएक्शन नीचे था, स्लो था, ये फास्ट था। अब इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी घटेगा, तो ये नीचे आएगा, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, एक जगह जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। कितनी बात सुनिए। तो क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से बता रहे हैं कि जब मास, जितना मास होगा उसी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कितनी बात सुनिए। अगर मान लो हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन को इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसे बैलेंस करते हैं, तो जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो कोफिशिएंट में 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके उसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो जब बैलेंस करते हैं तो उस वक्त कोफिशिएंट जो है, जो कंसंट्रेशन होता है उससे आगे पहले कोफिशिएंट में नंबर होते हैं। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसको बैलेंस किया जाए, अगर ये तो ऐसे डायरेक्ट लिखा गया फॉर्मूले, अगर बैलेंस किया करके इक्वेशन दे रखा है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ऐसे कंडीशन में
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉर बैलेंस्ड के लिए लिखते हैं। तो दोनों का लिखने का तरीका सेम है, हम लोग खाली फॉरवर्ड का लिखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन of balanced equation, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, एक इक्वेशन जो बैलेंस करके लिखते हैं तो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो पहले तो देखते हैं, ये ए एक एलिमेंट है ए, ये इसका कोफिशिएंट है, ये बी है, इसका कोफिशिएंट ये है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है। इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of A raised to the power A, B raised to the power B, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, A raised to the power A, B raised to the power B। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी बात सुन में, ये हमारा एक तरीका लिखने का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर एक इक्वेशन बैलेंस्ड होता है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चले हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या दे रखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration product of molar concentration of reactants raised to the power of mole involved in chemical reaction at given temperature, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे जैसे ये जैसे यहाँ पे ये कंसंट्रेशन लिखा है, ये इनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट टू द, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ मोल इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जितना मोल ये इन्वॉल्व है ए बी, उतने का पावर को हम लोग रेज कर देते हैं एक गिवन टेम्परेचर पे। यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होने लगता है। बढ़ाएंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, घटाएंगे तो अलग इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए टेम्परेचर मेंशन करना है। और एक ये है मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो जानते हैं, पढ़ा तो होगा,
कंसंट्रेशन जो है एक 12th क्लास में चैप्टर है और 9th में भी थोड़ा सा दे रखा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कितना सोल्यूट एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया है, वही उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in given amount of solvent is called solution, that is called solution, but it is called concentration. How much solute has been dissolved, that is called concentration. तो concentration को दिखाने के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे हम लोग जो कॉमन टर्म है concentration को बताने के लिए वो है मोलारिटी। क्या चीज? मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, ये भी एक तरीका है। वॉल्यूम परसेंट, ये भी एक तरीका कंसंट्रेशन। और भी बहुत सारे तरीके हैं, नॉर्मालिटी है, फॉर्मालिटी है, ये सब कई सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जो कॉमन हमारा जो तरीका है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की है वो है मोलारिटी है। ठीक है, मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्वेंट में या मीडियम में कितना सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं वो हमारा कंसंट्रेशन कहलाता है, मोलारिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन यानी 1 मोल में कितना सोल्यूट है या 1 मोल जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। हम लोगों ने 1 मोल लिया या जितना भी लिया उसका, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जैसे वाग एंड गुलबर्ग ने बताया है, तो उसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा, पहले एक हम लोग इक्विलिब्रियम देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये ए है, ठीक है, ये बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, और ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल एक्स एक्स प्लस स्मॉल वाई वाई, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, इसका ऊपर वाला जो है ये हमारा तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, और पीछे वाला जो ना बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। कितनी बात सुनिए। अब अगर हम लोग ये जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, जैसे इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जिस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन जितना होता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है इक्विलिब्रियम जब आ जाता है। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम देखते हैं हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ forward reaction is equal to a concentration of a raised to the power a concentration of b raised to the power b, और ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, के एफ लिख दिया, के एफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, यानी ये जो के एफ हो गया कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन कांस्टेंट कहलाता है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये के एफ लिख दिया और ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के बी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर स्मॉल एक्स, वाई स्मॉल वाई, ये दूसरा रिएक्शन होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन को हो गया कि ये दोनों जब रिएक्ट करके इधर की तरफ आएंगे तो इनका जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो इस तरह से लिखेंगे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। जब इक्विलिब्रियम होता है तो ये दोनों ही सेम होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू
rate of backward reaction, rate of बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, ये हम लोग इसको लिखते हैं हम लोग के एफ ए रेस टू द पावर ए बी रेस टू द पावर बी इज इक्वल टू के बी एक्स रेस टू द पावर एक्स स्मॉल एक्स एंड वाई रेस टू द पावर स्मॉल वाई। ये दोनों बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाते हैं। अब अगर हम लोग इसको ये वाला टर्म को इधर ले जाएं और के बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू द पावर एक्स वाई रेस टू द पावर वाई अपॉन ए रेस टू द पावर ए, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, बी रेस टू द पावर बी। ये हमारा के एफ अपॉन के बी कहलाता है। के एफ अपॉन के बी को हम लोग रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे के इक्विलिब्रियम, ये के एफ अपॉन के बी को बोलते हैं। और ये कितना आ जाएगा हमारा एक्स रेस टू द पावर एक्स वाई रेस टू द पावर वाई अपॉन ए रेस टू द पावर स्मॉल ए एंड बी रेस टू द पावर स्मॉल बी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का जो रिलेशन आता है हमारा ये इस तरह से आता है। अभी इसको हम बताते क्या है, ठीक है, इतना समझ में आया, नोट करिए इसे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, लेकिन ये ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मिटा दे, हम लोग आगे चलते, पहले उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ये बताया क्या कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम जो है एक्स रेस टू द पावर स्मॉल एक्स वाई रेस टू द पावर स्मॉल वाई अपॉन ए रेस टू द पावर स्मॉल ए एंड बी रेस टू द पावर स्मॉल बी। ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, के को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया और ये इसका प्रोडक्ट है, और फिर नीचे जो है ना रिएक्टेंट्स है इनका भी मोलर कंसंट्रेशन लेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तब जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि के जो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना ये के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड के बराबर है। ये हमने यहाँ पे लिखा था, मिनट गया ये, तो ये इसके बराबर होता है। तो क्या बताया कि इसको डेफिनेशन अगर लिखना है के इक्विलिब्रियम का तो कैसे लिखेंगे वो मैं लिख के दिखाता हूँ। क्या है ये इसका डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ मैंने ऊपर नीचे रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये वाला प्रोडक्ट, ये जो साइन लगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ये जो हम लोगों ने ब्रैकेट में लिया ना इसको मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये प्रोडक्ट एक्स है ये वाई है इसका प्रोडक्ट। तो एक बार फिर से पढ़ता हूँ, रेशियो यानी ऊपर नीचे, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर, ये प्रोडक्ट मतलब ये वाला प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactants, molar concentration of reactant raised to the power of
रेज टू द पावर ऑफ स्टियोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट involved in the reaction at a given temperature ठीक है, ये हमारा एक डेफिनेशन आता है, ये के का डेफिनेशन आ जाता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के का जो डेफिनेशन है मैं फिर से पढ़ के समझाता हूँ। क्या लिखा हमने, रेशियो यानी ऊपर नीचे लिखा हुआ, ये रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये दो बॉक्स में लिखा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये बॉक्स में लिखा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी ए एंड बी रिएक्टेंट्स है, रेज टू द पावर ऑफ ये स्टियोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो एक्स वाई है ए बी है, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इन द एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी जो रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के टाइम पे, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो के आता है हम लोग रिलेशन है, तो के का कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो हम लोग रिलेशन में लिखते हैं रिलेशन में, मगर इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखते हैं। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, समझ में आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि यही से हम लोग आगे अब बढ़ेंगे और मेन जो केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट है उसको समझेंगे। साथ ही ये जो के का जो वैल्यू आ रहा है, के का जो है ना एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिलेशन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो उसमें के कितना वैल्यूज आ रहा है, उस वैल्यू से बहुत सारे बातों का पता चलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे वो सब बातों को देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये इक्वेशन समझ में आया नहीं आया ये बताना है, कैसे ये लिखा गया है, कैसे इसको डिफाइन किया है। ठीक है, क्या बताया कि ये जो है के का जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है सॉलिड एंड लिक्विड के फॉर्म में है, सॉलिड एंड लिक्विड्स के फॉर्म में हम लोग एक रिएक्टेंट्स लेंगे और सॉल्यूशन बनेगा, रिएक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं। इसी तरह से बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि गैस जो है ना एक दूसरे गैस के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी गैस होता है, यानी कि रिएक्टिंग एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो सभी गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट एलिमेंट्स अगर वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे ये हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये बॉक्स जो है ना कंसंट्रेशन को दिखाता है, लेकिन जब गैस होगा तो कंसंट्रेशन तो होगा नहीं, वहाँ तो प्रेशर होगा, वहाँ प्रेशर होगा। अब अलग अलग गैसेस है तो उनका प्रेशर तो वो पार्शियल प्रेशर होगा, तो जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो उनका अब इक्विलिब्रियम के टाइम में रिएक्टेंट का कितना प्रेशर है या प्रोडक्ट का कितना प्रेशर है, जो अलग अलग एलिमेंट्स बन रहे हैं तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उसके हिसाब से कैसे हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसोस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिटा दे इसे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर के टर्म में लेते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं वो सब हमारे गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये ए कैपिटल ए बी, ठीक है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये हमारा एक्स स्मॉल एक्स प्लस वाई स्मॉल वाई, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बना दिया। अब अगर हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, पी फॉर प्रेशर अगर लिखना चाहेंगे, तो ये जो है प्रेशर ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स
पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई रेज टू द पावर वाई, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी। ये हम लोग पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, कितनी बात समझ में। तो अगर प्रेशर के टर्म में लिखाना ये पी एक्स यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, पी वाई पार्शियल प्रेशर वाई, ए बी, जब इक्विलिब्रियम आया तो कितना कितना इनका प्रेशर है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रेशर के टर्म में हम लोग दिखा देंगे। कितनी बात समझ में आई। तो हम लोग प्रेशर के टर्म में ऐसे लिखते हैं। अगला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, when concentration is taken and equilibrium constant when pressure is taken। तो ये हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।